वेलकम यू ऑल टू स्काईलाइट एजुकेटर्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई ऑफ मनी एंड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। लेकिन इसके पहले के पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक्स, द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, मीनिंग ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी एंड सम फॉर्म्स ऑफ मनी एज वेल। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी हमारी फर्स्ट क्लास वॉच नहीं करी है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अभी नहीं देखा है, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। ठीक है, तो क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक हमारा सप्लाई ऑफ मनी। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक टर्म आ रहा है सप्लाई ऑफ मनी। इसको समझने के लिए हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये जो हमारा मनी सप्लाई है ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट देखो, दो तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वन इज स्टॉक एंड द अदर इज फ्लो। स्टॉक कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जो वेरिएबल है उसको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम को मेजर करते हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर जो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम वेरिएबल को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, लाइक फॉर अ ड्यूरेशन, जैसे 1 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, हम उसको ओवर द टाइम पीरियड मेजर करते हैं। अब मनी सप्लाई को तो हम ऐसे ही देखेंगे कि आज हमारी कंट्री में इस टाइम पे कितनी मनी सप्लाई है, एक स्टॉक ऑफ मनी कितना है, तो इसीलिए एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेकेंड, इसका मीनिंग होता क्या है ये मनी सप्लाई। देखो, इट इज एक्चुअली द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी available with the people of a country या public। ठीक है, अब इसमें दो चीजों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। हम इस सप्लाई ऑफ मनी में दो चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं, दो तरह की मनी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। फर्स्ट, द मनी अवेलेबल विद द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, and second, money available with the banking system of the country। देखो, क्यों हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं करते हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड विद द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री? क्योंकि चाहे गवर्नमेंट है चाहे हमारा बैंकिंग सिस्टम है, ये तो उल्टा हमें मनी सप्लाई करते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो जो सप्लाई करता है उस हमें जो दे रखा है वो भी तो उन्होंने ही दे रखा है। तो जो हमारे पास है हम वो भी काउंट कर ले, जो उनके पास है वो भी कर ले, तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो जो बैंक्स के पास है या जो गवर्नमेंट के पास है हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दोनों ये जो है ये दोनों ही सप्लायर्स हैं मनी के। दीज आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द मनी सप्लाई इन द कंट्री, ये तो प्रोड्यूसर्स है। अच्छा, तो यानी कि हम फिर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम किसको इंक्लूड करते हैं, जब भी हम मनी सप्लाई मेजर करेंगे तो हम किसको काउंट करेंगे? हम उन लोगों को काउंट करेंगे, हम उन एजेंट्स को काउंट करेंगे, उनकी मनी को काउंट करेंगे जो डिमांड करते हैं इकोनॉमी के अंदर, जो इकोनॉमी के अंदर डिमांड करते हैं, यानी कि द नॉर्मल पब्लिक, हम लोग। ठीक है ना, तो जो डिमांड करते हैं उनकी मनी को हम काउंट करते हैं, जो सप्लाई करते हैं उनकी मनी को हम मनी सप्लाई के मेजरमेंट में काउंट नहीं करते हैं। क्लियर? ठीक है जी। तो अच्छा, हम कैसे मेजर करेंगे कि एक इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई है, कितना स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल है? तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, तो आपको मीनिंग क्लियर होगा कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी available with the people of a country at a point of time is known as supply of money। ठीक है, डिस्कस करते हैं हम आगे the measures of money supply। अब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में हमारे पास एक है M1 मेजर, एक है M2, M3 एंड M4। एक एक करके डिस्कस करते हैं।
M1 मेजर में हम कौन सी मनी को इंक्लूड करेंगे? वन इज C प्लस DD प्लस OD। क्लियर? पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? देखिए ये C क्या है? यहाँ पे हम जहाँ C बोल रहे हैं, C का मतलब द करेंसी हेल्ड विद द पीपल ऑफ द कंट्री। हम लोगों के पास जो करेंसी है, करेंसी हेल्ड विद द पीपल या पब्लिक ऑफ अ कंट्री, जो करेंसी अवेलेबल है उसको काउंट करेंगे, जो लोगों के पास करेंसी है, ठीक है? सेकेंड इज DD। अब ये जो DD है, डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है ना? तो हम लोगों का कुछ पैसा जो हम लोगों का है, पब्लिक का है, वो बैंक्स के पास पड़ा है, जो हम जब चाहें हम ऑन डिमांड विड्रॉ करवा सकते हैं या इन कैश करवा सकते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो DD है, DD इज डिमांड डिपॉजिट्स, जिसको हम ऑन डिमांड बैंक्स से ले सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड विद commercial banks of the country, ठीक है? थर्ड इज OD, अदर डिपॉजिट्स। अब अदर डिपॉजिट्स में ये कौन से हैं? दीज आर द अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ये बैंकों का पैसा नहीं है, ये लोगों का ही है, ठीक है ना? तो RBI के पास हम 3 तरह के अदर डिपॉजिट्स काउंट करते हैं। फर्स्ट, जो RBI के पास हमारे और डेवलपमेंटल बैंक्स का कुछ पैसा है, या कह सकते हो कि हमारे डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस का जो पैसा है, ठीक है ना? जैसे कि नाबार्ड, जिसको आप बोल सकते हो कि हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का पैसा है, ठीक है? तो सेकंड, जो RBI के पास फॉरेन गवर्नमेंट्स या फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का कोई पैसा है, डिपॉजिट्स हैं उनके, ये डिपॉजिट्स हैं। इनके अलावा थर्ड, जो RBI के पास फॉरेन जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका अगर कोई डिपॉजिट्स है, लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा। पर यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, RBI के पास हमारे बैंकिंग सिस्टम के भी डिपॉजिट्स पड़े हैं, हमारी गवर्नमेंट के भी डिपॉजिट्स पड़े हैं, हम उनको काउंट नहीं करते हैं। क्लियर? ठीक है? यानी कि सेम वही चीज कि इनके पास अगर किसी भी तरह के डिपॉजिट्स गवर्नमेंट के हैं या हमारी बैंकिंग सिस्टम के हैं, हम उनको काउंट नहीं करते हैं। क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट मेजर की हम बात करेंगे M1 के बाद। ये तो आपको क्लियर हुआ, C प्लस DD प्लस OD। पर M2 मेजरमेंट में हमें याद आया कि कुछ पैसा हमारा पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स में भी तो डिपॉजिटेड है लोगों का, है ना? पोस्ट ऑफिस के भी डिपॉजिट्स अकाउंट्स होते हैं, तो वो तो हमने लिया ही नहीं, तो अब उसको हम बीच में इंक्लूड करते हैं। तो M1 ये पूरा प्लस डिपॉजिट्स हेल्ड विद द पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट्स, पोस्ट ऑफिस, ठीक है? थर्ड, फिर हमें ये भी याद आया कि जो टर्म डिपॉजिट्स हैं उसमें भी तो अपना ही पैसा है। डिमांड डिपॉजिट्स को तो हमने इंक्लूड कर लिया, पर हमने टर्म डिपॉजिट्स को तो इंक्लूड ही नहीं किया, जैसे कि FD, RD, वहां पे भी तो हमारा पैसा पड़ा है, वो भी तो मनी है, वो भी तो सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट है, ठीक है ना? तो हमने क्या किया, फिर से M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक्स, ठीक है? पर फिर वही बात,
पोस्ट ऑफिस की तो फिर रह गई थर्ड वाले में, तो इसमें हमने क्या किया, M3 प्लस वही टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेस। तो ये है हमारे मेन मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। अब ये देखिए, तो यहाँ पे इसे हम बोलते हैं द नैरो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूडेड नहीं है, पर इसे हम बोलते हैं ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई, क्योंकि इसमें सारी तरह की मनी इंक्लूडेड है। जहां पे हमने ये बात करी थी ना फर्स्ट, द सप्लाई ऑफ मनी, where I discussed the total stock of money available with the people of a country. यहाँ पे जो टर्म है मनी, it refers to all forms of money. क्लियर? ठीक है, अब वन बाय वन हम इसको विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स एक बार रीड करेंगे, एक बार डिस्कस करेंगे फॉर अ थॉरो रिवीजन, ठीक है। तो देखिए, सप्लाई ऑफ मनी, तो सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये तो हमें भी समझ में आया है ना। ओ आई एम सॉरी, तो एक बार हम पिछली स्लाइड पे चलते हैं वापस, ठीक है। तो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये हमने अभी समझा, क्योंकि स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि मनी सप्लाई इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी held by the people of a country at a point of time. At a point of time refers to this stock concept. Clear? Then exceptions. क्या इंक्लूड नहीं करते हैं इस मनी में, जब हमने बोला ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, तो क्या इंक्लूड नहीं होगा? पहला, द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। सेकेंड, द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय the banking system of a country, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस है, हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं, हम इनको कंसिडर नहीं करते हैं जब भी हम स्टॉक ऑफ मनी को मेजर करेंगे या सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करेंगे। फाइन, नेक्स्ट, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो देयर आर फोर मेन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। M1, this is M1, M2, M3, M4, ठीक है। ये चारों कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, किसकी मेजरमेंट के लिए? मनी सप्लाई की मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे M1 कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो M1 कॉन्सेप्ट इज C प्लस DD प्लस OD इक्वल्स टू M1। यहाँ पे वही बात, C मीन्स करेंसी, ठीक है। C means currency held with the people of the country, demand deposits held with the commercial banks of the country, OD other deposits held with the RBI. Next, देखिए, तो मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1 को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन डिटेल। मेजर ऑफ मनी सप्लाई, करेंसी विद द पब्लिक, पहला जिसको हम बोलते हैं C कॉन्सेप्ट, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स, जिसको हमने अभी पढ़ा, डिमांड डिपॉजिट्स, आई एम सॉरी, ठीक है। तो बात करेंगे डिमांड डिपॉजिट्स की, और फिर है हमारे पास अदर डिपॉजिट्स, दैट इज OD, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट्स के अलावा अदर डिपॉजिट्स में क्या कुछ है? विद द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हमने बात करी, डिमांड डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी रिजर्व बैंक के पास फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट भी है, यहाँ पे फॉरेन गवर्नमेंट्स की भी, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज IMF एंड वर्ल्ड बैंक। क्लियर? इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। M2, M3 एंड M4 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो M2 मेजरमेंट, M2 के लिए दिस M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट्स, ठीक है। M3 मेजरमेंट के लिए M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स। M4 मेजरमेंट के लिए दिस M3 वाला मेजरमेंट प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट्स, जो हमने सेकंड मेजरमेंट में भी इंक्लूड किए थे। नेक्स्ट,
हु सप्लाइज मनी, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोगों से कि हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, हु आर द मेन सप्लायर्स ऑफ मनी इन द कंट्री. तो हु सप्लाइज मनी, पहला सप्लायर्स ऑफ मनी इंक्लूड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, कमर्शियल बैंक्स क्योंकि पूरा बैंकिंग सिस्टम हो गया ये तो, एंड द गवर्नमेंट. ठीक है, मैंने पीछे आपको बताया द बैंकिंग सिस्टम यानी कि सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक्स, उसके अलावा द गवर्नमेंट. आरबीआई किस तरीके से इशू करता है, ये इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम. दिस मिनिमम रिजर्व सिस्टम बैंक्स फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, आरबीआई फॉलो कर रहा है जिसमें 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व रखा जाता है. इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक नई क्लास रखूंगी, मैं इसके लिए एक नई क्लास कंडक्ट करूंगी. ठीक है, तो जल्द ही आपको मिनिमम रिजर्व सिस्टम के ऊपर भी एक लेक्चर मिल जाएगा. Commercial banks are the second significant source of money supply. तो आज हमने डिस्कस किया कि what is the concept of money supply and who are the suppliers of money. Second, the main measures of money supply in the country. आने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना ये पूरा बैंकिंग सिस्टम. तो the next chapter and the next class will be on the concept of banking. तो अगली क्लास के लिए तैयार रहिए, अपना बैंकिंग चैप्टर हम डिस्कस करेंगे. तब तक द सेकंड पार्ट ऑफ दिस मनी चैप्टर एंड द फर्स्ट पार्ट आप अच्छे से देखिए, और अगर कोई भी डाउट्स आपको हैं तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट्स. तो थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम. मिलते हैं अगली वीडियो में.